हाँ, आप हमको दीजिएगा। बिना आंसर राइटिंग के आप यहां नहीं बैठिएगा। आंसर राइटिंग हर दिन आपको करना है, जैसे सब करता वैसे आपको। हाँ, नीचे ही दिखा दीजिएगा, लेकिन दिखाइएगा। कुछ हटे क्या तो कुछ है ना। हाँ, आइए, क्वेश्चन यही वाला दिए थे ना। बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बड़ा करूंगा ना तो फटने लगेगा, इसीलिए मैंने आपको दे दिया हूं टेलीग्राम में पहले ही। यहां से क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। इसको देख लीजिए, उसके बाद कभी गलती नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। राजपूत की उत्पत्ति पर विवेचना करते हुए समकालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर उनके प्रभावों का उल्लेख करो। एक बार में नहीं समझोगे, वहां भी नहीं समझोगे, यहां भी नहीं समझोगे। ये तो हुआ मोटा मोटी, थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गया। अच्छा, ये तो क्या है, मध्यकालीन का है। राजपूत वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा गया, राजनीति के बारे में पूछा गया है, और सामाजिक के बारे में चर्चा करना है। ये तो कंप्लीट हो गया। आइए इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले राजपूत की उत्पत्ति पर विवेचना करते हुए पहला पॉइंट यहां है। कोई डाउट? अगर तोड़ लें तो हम क्या है, टू दी पॉइंट चलेंगे आंसर में। थोड़ा सा भी मेरा पॉइंट इधर उधर नहीं बिखरेगा। दूसरा आते हैं समकालीन राजनीति, दूसरा पॉइंट, और सामाजिक जीवन, तीसरा पॉइंट, पर उनके प्रभावों का उल्लेख करें। यानी कि हमारा टारगेट राजनीतिक और सामाजिक पे है, राजपूत काल का। हो गया, आंसर मिलकर तैयार है। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ब्रेक किए, आंसर खट से पता चल गया कि हमें कौन से रास्ते पे दौड़ना है। जहां दिक्कत होगा तुरंत हाथ उठाइएगा। आइए इसका आंसर, मैंने यहां उत्तर जान के लिखा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप कभी उत्तर यहां नहीं लिखिएगा। इसी चीज को लिखने के लिए मैंने उत्तर वहां लिखा हूं। गलती से भी ये उत्तर आपके जिंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर लिखिएगा तो ये इंडिकेट करेगा आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। याद है ग्रेजुएशन वाली कहानी? ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट शुरू करना है यहां से। आइए थोड़ी सी भूमिका पे चर्चा करते हैं कि हमने भूमिका लिखा कैसे है। हर्षवर्धन की मृत्यु, चाहे तो ब्रैकेट करके 647 लिख सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है उतना। मृत्यु कर दिए हैं, अब तुमको अगर उसमें और इंटरेस्ट है एग्जामिनर, तो तुम उसमें इंटरेस्ट लेते रहो। कहीं भी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है डाटा से। और हिस्ट्री में अगर डाटा गलत हो गया, हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट है, हर्षिकार या दीर्घोकार या फिर हर्षुकार, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा गलत हो गया, तो फिर आप हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है। वैसे यहां हिस्ट्री की बात है, डाटा अगर गलत हो गया तो यह बहुत बड़ा क्या है, ना इंसाफी है। तो मैंने लिख दिया हर्षवर्धन की मृत्यु को लेकर, हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक राजपूत काल कहलाता है। पहला पॉइंट हमने बता दिया, इंडिकेट कर दिया। ये पूरा का पूरा टाइमिंग जो है हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, राजपूत काल चल रहा है। एक राजनीतिक वर्ग के रूप में राजपूतों की उत्पत्ति, त्रिपक्षीय संघर्ष। अब यहां पे गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तथा पाल। गुर्जर प्रतिहार एक ही है, राष्ट्रकूट दूसरा है। गुर्जर प्रतिहार ये वही जो मालवा वाला है, राष्ट्रकूट जो कहां पे, महाराष्ट्र, और पाल बंगाल। इसके कन्नौज के लिए चल रहा है संघर्ष, कन्नौज यूपी के लिए करीब करीब 200 सालों तक घना संघर्ष चल रहा है। और ये किस लिए, राजनीतिक वर्चस्व के लिए, राजा बनने के लिए। हमने वो पॉइंट को इंडिकेट कर दिया। अभी मात्र 3 लाइन लिखा हूं और तीनों लाइन में राजनीति को इंडिकेट कर दिया। ऊपर में देख लीजिए, यहीं पे राजनीति है बैठा हुआ, और राजनीति का पॉइंट हमने डाल चुका हूं इसमें। आगे चलते हैं। वह एक जाति के लिए राजपूतों की उत्पत्ति इतिहासकार के मध्य जो है वो क्या है, एक विवाद का विषय बना हुआ है। इस समय राजनीति जो है वो क्या है, एक जाति है, और जाति जब भी आएगा समाज में आएगा। कोई दिक्कत? और अभी भी जो है राजपूतों की उत्पत्ति जो है इतिहासकारों के लिए क्या है, एक मध्य का विषय बना हुआ है। अभी भी सही बात नहीं है कि आखिर राजपूत आए हैं कहां से। हमने इतिहासकार के बारे में क्या कर दिया, यहां उत्पत्ति की जो विवेचना है उसको भी इंडिकेट कर दिया। बताओ, तीनों के तीनों लाइन में हमने इंडिकेट कर दिया, भूमिका में ले जाकर जोड़ दिया। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मिले। क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना है। ना तो आपको भूमिका लिखना है, ना तो आपको निष्कर्ष लिखना है,
कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि सब पता है एग्जामिनर को कि जब स्टार्टिंग होगा तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्टिंग होगा, और जब एंडिंग होगा तो कंक्लूजन से ही एंडिंग होगा, यानी कि निष्कर्ष से ही एंडिंग होगा। उसको पता है। आप सीख लीजिए टीचर से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आगे बढ़े। चलिए, जहां दिक्कत हो तुरंत से बोलिएगा। क्या? नहीं, बस क्वेश्चन नंबर डालना है। साइड में यहां लिखा रहेगा प्रश्न संख्या, यहां इस तरीके से लाइन लिखा रहेगा, और यहां रहेगा प्रश्न संख्या। यहां 3 लिखना है, 3 लिख के आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक ना? वो भी बताएं कि एग्जाम में, अभी पहले एक बार सीख तो लें, ये जो बेसिक चीज है वो सीख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम की तरह ही कॉपी आपको कहेंगे मंगवाएंगे। मार्केट में जाइएगा, मिलता है। अपनी श्योर सक्सेस संस्था का भी रहेगा, उसी पे आपको लिखवाएंगे। मत घबराइए, बस एक बार सीख तो पहले जाए, तब तो वहां तक पहुंचेंगे हम लोग। आइए, अब देखिए बॉडी वाला पार्ट। अब यहां पे आप ध्यान रखिएगा दीपक जी, जो लोग पैराग्राफ को नहीं बदल पाते हैं वो ध्यान रखेंगे। राजपूत की उत्पत्ति का इतिहास निम्न स्रोतों से है। उत्पत्ति निम्न स्रोतों से है, हमने बता दिया निम्न स्रोत। अब एक एक करके इंडिकेट कर देंगे। पहला, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं है, परंतु क्षत्रिय शब्द का प्रयोग है। अगर ये आप कॉपी जब ऐसे कर दीजिएगा तो ये 2 लाइन का चला जाएगा। बस हो तो गया यहां तक। ये 3 लाइन है, ये 6 लाइन चल जाएगा आपसे 6 लाइन चल जाएगा। इसमें सिर्फ ये हटा देंगे ना, जो ये मैंने आपको जान के लिखा हूं समझाने के लिए, ये हटाएंगे तो 5 लाइन पहुंचेगा। ये पेज ऐसे सोया हुआ है ना, क्योंकि मुझे आपको भी तो दिखाना, चाहूं तो ऐसे कर दूं तो फिर फटेगा तो नहीं समझ पाइएगा। हाँ, अब बॉडी पार्ट आ रहा। क्लियर है? भूमिका के बाद बॉडी पार्ट ही शुरू होगा। क्लियर? सब बोलते जाएंगे, बस ध्यान से सुनना है। अब यहां से बॉडी पार्ट शुरू हो रहा है। इसमें हमने बता दिया निम्न स्रोत है। पहला स्रोत जो हम बताया, हमने किसको लिया? धर्म को लिया। पहला ही हमने धर्म को लिया और धर्म से शुरू किया। यहां क्या है? धार्मिक ग्रंथ। अगर इच्छा हो, समय आपके पास में हो, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तीनों को आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके, ताकि उसको इंडिकेट रहे इन सब जगह पे जो है क्षत्रिय का उल्लेख है, राजपूत का कहीं उल्लेख नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, बौद्ध के समय में भी नहीं मिलता है। ये हमने जो ऊपर का पॉइंट इंडिकेट किया, वो किस में? वैदिक धर्म में बात किया। वैदिक धर्म के बाद आया कौन सा? बौद्ध और जैन आया पहले जैन, लेकिन बोलने के लफ्ज में होता बौद्ध और जैन। बुद्ध में भी अगर देखते हैं तो यहां भी कुछ नहीं मिलता है, ना तो मौर्य में मिलता, ना तो सुंग में मिलता, ना तो सातवाहन में मिलता, ना तो कुषाण में मिलता, और ना ही गुप्त में मिलता। चाहे तो 2-3 का लीजिए, छोड़ दीजिए। इनमें से कहीं भी राजपूत का उल्लेख नहीं मिलता। इसका सीधा सा मतलब है, इंडिकेट हो रहा कि यहां राजपूत है ही नहीं है, यहां के निवासी, इंडिया के। क्लियर? और हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि राजपूत कहां के हैं? यह भी इंडिकेट करना। अगर कॉपी चेक करने वाला राजपूत हो, तो अगर वहां थोड़ा सा भी निगेटिव हुआ तो आपका खा जाएगा नंबर वो। इसका भी ख्याल रखना है हमें। एकदम बीच का रास्ता, बुद्ध का मध्य मार्ग अपनाना है, और उसी पे आंसर राइटिंग हमेशा लिखना, कभी गलत नहीं होगा। आइए, तीसरा, आज एक विशेष जाति है। ये जो है इंडिकेट जो है ना, मार कर दिया, लेकिन फिर भी आ गया, जीती गलती से लिखा गया था। जाति के लिए प्रयोग किया गया आज के समय में। आज के संदर्भ को भी हमने क्या कर दिया? इंडिकेट कर दिया कि आज जो है क्या, राजपूत जो है ये क्या है? एक जाति के रूप में आज भी कहते नहीं है। कौन से जाति से हो? तो राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, यादव जी, सूर्यवंशी जी, ऐसा जी, वैसा जी, ये सब क्या है? जाति जी ही तो है। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहां गए दीपक जी? देखिएगा, जो लोग पैराग्राफ नहीं बदलना जानते हैं समझिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट जब शुरू किए, कुछ देसी और विदेशी इतिहासकार का अपना मत है। हमने ये नहीं बोला कि ये क्या है, देसी और विदेशी जो इतिहासकार हैं वो क्या है, ये बात कहते हैं, अपना मत है, यानी उनका मत है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ये उनका कोटेशन है। उसके बाद यहीं पे करके विदेशी इतिहासकार में यहां पे नाम दे दिया हूं। देसी और विदेशी, इन दोनों को सबसे पहले विदेशी वाला को और देसी वाले को गौरीशंकर ओझा जी, या आरसी मजूमदार जी,
लिखिए नहीं, दे दिया हूं। इधर देखिए सबसे छोटे वाले जो हैं पीछे, दिख रहा है आपको ये बोर्ड? सबसे छोटे लास्ट में कौन है बैठे हुए? यहां यहां पीला ड्रेस जो पहने हुए, क्या नाम है? कृष्णनंदन जी। दिख रहा है कृष्णनंदन जी कि विभांशु जी खींच लेते हैं? आइए। तो उत्पत्ति तो शुरू में है लिखा हुआ। हाँ 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 हाँ, तो कोई जरूरत नहीं है, तो कहीं से भी आप डाल दीजिए ना। आप अगर यहां से भी स्टार्टिंग कीजिएगा तो पेज में तो वहीं जाएगा ना। फॉर्मेटिंग आप यहीं से, कुछ विदेशी यही नहीं है कि आप यहां से शुरू कर रहे हैं, यहीं से ना कीजिए। विदेशी जो है यहां पे मत है, इसमें कौन सी करना है सेंटर में? ये तो कर दीजिए ना बीच में, क्या इशू है? ये फॉर्मेटिंग बना रहे हैं, पैराग्राफ तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम तो ये पॉइंट को यहां तक ले जाके खत्म कर दिए हैं, और खत्म करके उसके बाद शुरू कर रहे हैं देसी और विदेशी। आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, जहां से करना हो, बस फॉर्मेटिंग साफ होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पॉइंट है सिर्फ। हाँ पॉइंट है, सिंबल है। आप लोग ऐसे देते हैं ना, ऐसे ऐसे, कई लोग जो है ऐसे ऐसे करके देते हैं, इसे पॉइंट देना बस। नहीं, कोई साइन नहीं, कॉपी में तो लिखा हुआ है सब, कुछ नहीं, क्यों जरूरत ही नहीं है 1 2 देने का। जब पॉइंट है तो क्यों कोई साइन क्यों यूज कर रहे हैं? पॉइंट देते हुए निकल जाइए ना। यूपीएससी में दे सकते हैं। हाँ अभी करेंगे ना, अभी आगे तो करने दीजिए, अभी तो शुरुआत चल रहा है, अभी आगे तो इसको खत्म होने दीजिए, तब ना हम बताएं। अभी आगे एक बार सुन तो लीजिए, उसके बाद पूछेंगे कोई डाउट। जो चीज आपके अंदर है ना, सब इसके अंदर रखा हुआ। 5 पेज है, अभी आधा पेज में हुआ है, इतना क्वेश्चन निकाल दिए। वेट तो कीजिए, सारा चीज मिलेगा जो आप सोच रहे हैं, सब रखा हुआ इसके अंदर है। बस एक बार रुक तो जाइए, और जब पूछेंगे कुछ और डाउट है तब कुछ नहीं बोलिएगा। शुरू करेंगे तो बीच में तुरंत, क्योंकि जो आ गया तुरंत बोल लेते हैं, क्या पता फिर ना निकले। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तब नहीं सीखिएगा। थोड़ा तो अंदर जमा करके रखने की कोशिश कीजिए, तुरंत मत निकालिए। कुछ देसी विदेशी इतिहासकार, जिसमें कर्नल टॉड, विलियम ब्रुक और दशरथ शर्मा, गौरीशंकर ओझा या फिर आरसी मजूमदार साहब, इन्होंने कहते क्या कुषाण, शक और हुर्न कि ये संतान थे राजपूत। इनका अपना मत है कि ये यहां के नहीं है, ये तो क्लियर कर दिए। इनका मत था राजपूत की उत्पत्ति जो है किनसे हुआ है? गुर्जरों से हुआ है। गुर्जर प्रतिहार में जो गुर्जर थे, उनसे ये निकल के सामने आए हैं। इनका मत क्या है दशरथ मांझी ओझा का, कि राजपूत की उत्पत्ति अग्नि या फिर यज्ञ से नहीं हुआ है, जो ड्रामा कर रहे हैं आबू पर्वत पे। क्लियर है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकी उत्पत्ति यज्ञ या फिर अग्नि से हुई है। यानी कि अभी तक भी यह संशय का ही प्रश्न बना हुआ है भारतीय इतिहास में। क्लियर? अभी मेन मुद्दे पे नहीं आया हूं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राजपूतकालीन राजव्यवस्था की मुख्य विशेषता जो थी वो क्या थी? सामंती प्रथा थी। एक भी मौका छोड़ा ही नहीं हूं जहां पे पैराग्राफ बदलने की जरूरत ही पड़े। टू दी पॉइंट में ही सब कुछ डाल दिया हूं। सामंती व्यवस्था है इसकी प्रथा। और कहां गए बीच से पूछ एरो निकालने वाले? देखिए है, सही जगह है ना इस बार एरो? पांडे जी सही है ना? राजव्यवस्था एरो डायरेक्ट। आइए राजव्यवस्था की एरो बताते हैं, और यहां की राजव्यवस्था जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है? सामंती प्रथा है। लेकिन फिर भी राजा क्या है? सर्वोपरि है, सेंटर में है ना? इसकी पार्ट को देखते हैं। राजपूत की राजनीतिक संगठन सामंती व्यवस्था पर क्या थे? आधारित थे।
दूसरा पॉइंट, राजपूत शासकों में एकता का अभाव था, जिसके कारण संपूर्ण उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गए थे, बट गए थे। एकता नहीं रहेगा तो छोटे छोटे भाग में बटिएगा, चाहे वो घर में हो, समाज में हो, देश में हो, या फिर कहीं भी हो। दूसरा पॉइंट एकदम टू दी पूरा राजनीति से वही पॉइंट जो एकदम ताल में चले, जिसको हम 4 लाइन 5 लाइन लिख सकते हैं बिना संकोच किए हुए। ये नहीं कि 10 पॉइंट लिखा दिए हैं, 10 में जो दिमाग में लिख दिए, अब उसका डिटेल करने में हालत खराब हो रही है ना। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, अब देखिए दोनों पॉइंट आप कितना आराम से लिखिएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। राजपूत लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, जो युद्ध को युद्ध ना समझते थे कभी। लिख सकते हैं ना। तीसरा, राजपूत की नैतिकता लेके डूब गई। काम खत्म, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और सब में पॉइंट फेंक सकते हैं, जितना चाहे उतना फेंक सकते हैं। क्या? हाँ, तो क्या है ये? हाँ, तो विशेषता ही तो है। पढ़ाई को पढ़ाई न समझना, उसका माइंड जो है वो क्या है, ऑलरेडी पावरफुल है। वो ज्यादा पढ़ता नहीं आपकी तरह 12 घंटा 15 घंटा, वो 1 घंटा पढ़ता और खींच लेता सब कुछ। ये नकारात्मक होगा, ये नकारात्मक होगा ये। हाँ, तो उसको तो हल्के रूप में ले लेते थे ना। आगे चल के इनकी नैतिकता ने इनको हरा दिया। इसमें यह संज्ञा मिलीन है, क्योंकि जब जानते हैं आपकी एक कमी हो जाएगी। यहां पे और छोटी सी बात आपको बताते हैं, नाम भले लेके गया आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारण, लेकिन मौर्य को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ धर्म का था। लेकिन हमेशा उसको सेंटर से बाहर रखा जाता। यहां पे डुबाने की नीति सिर्फ नैतिकता थी। युद्ध को युद्ध ना समझने तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव है ना। क्या आप स्ट्रेस नहीं लेते हो? आप इस सेंटेंस में ले रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। आपको एग्जांपल भी समझाए ना कि एक लड़का है जो 10 घंटा पढ़ रहा, और एक लड़का जो वही चीज को 1 घंटा में ऑब्जर्व कर रहा, तो ये उसकी विशेषता है ना। और ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है कि आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बात ही समझ में आई? और किन्हीं के मन में कोई संशय चल रहा हो तो नहीं, और पीछे आइए, ये सब चीजें पूछते रहिए बीच बीच में, ताकि मैं आपको समझाते रहूं। अगर ये 4 पॉइंट हो गया तो चारों से आराम से 4-4 पॉइंट फेंकिएगा, 16 पॉइंट होगा, अपने पेज भर जाएगा। और कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। आइए, एक पॉइंट हम लिख के बता दिए, हम लिखते नहीं लेकिन आपको समझा दिए। पहला देखिए, आपके आंखों के सामने मैंने क्या किया, राजपूत की राजनीतिक संगठन जो है सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। हमने अंडरलाइन कर दिया इसको, कोई दिक्कत? अब यहां के बाद पॉइंट निकालना हमने शुरू कर दिया, कोई कहानी नहीं, टू दी पॉइंट काम करो। हमने पहले पॉइंट में लिखा कि राजा ने उन जमींदार या फिर जागीरदार को भूमि दिया जो सामंत या रईस थे। पॉइंट समझ में आया आपको? हम राजा थे, ये सामंत थी, हम उन्हीं को दिए। इन दोनों में देख रहे, ये रईस है, ये ईमानदार है, ये क्या है, पावरफुल है, हमने इनको दे दिया। ऐसे ही सबको सामंत नहीं बनाया जाता था, कभी मत समझिएगा। तब तो ये जागीरदार आगे में जमींदार बनाएगी, वरना कैसे बनेगा? अगर ऊपर में राजा है तो इसका मतलब है राजा पावरफुल है, उसके नीचे सामंत है, इसका मतलब है राजा से थोड़ा सा भी कम नहीं है, तब तो वो सामंत बना है। उसके बाद जमींदार जागीरदार है, इसका मतलब उनसे कम पावर पैसा है, तो जमींदार या जागीरदार है। और सबसे नीचे जो बैठे हुए हैं वो कौन है? किसान है, मजदूर है। आया समझ में? ये लाइनिंग परफेक्ट बैठा। जहां संशय हो तुरंत बोलना है। दूसरा पॉइंट देखिए, सामंतों ने वार्षिक राजस्व का भुगतान किया और जरूरत पड़ने पर सैनिक सेवा भी प्रदान किया। जो सामंत थे वार्षिक राजस्व का भुगतान करते थे। चाहे मैं आपको जमीन दे भी दूं, फिर भी टैक्स तो आप दीजिएगा ना, या नहीं दीजिएगा? मान लीजिए कल एसडीएम बन जाएगा, सोचिए 1 मिनट दिमाग को लगा के, कल आप एसडीएम बन जाइएगा, आपको हाथा मिलेगा, बंगला मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेंगे, क्या आप साल में टैक्स नहीं पे कीजिएगा सरकार को? गलत कर लीजिए, अलग चीज है। कम दीजिए, अलग चीज है।
टैक्स तो देना होगा ना। और गवर्नमेंट जॉब में तो गलत कर भी नहीं सकते हैं आप, क्योंकि वहां पता है डाटा कि कितना पैसा निकल के घर जा रहा है तुम्हारा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो जरूरत पड़ने पर इनको राजस्व का भुगतान भी किया और सैनिक सेवा भी इन्होंने क्या किया, राजा को प्रदान किया। कोई दिक्कत यहां तक? और ये सब किस में आ रहा है? राजनीति में। एक भी पॉइंट राजनीति से बलग रहे तो अब तुरंत जवाब दो, काहे के लिए इधर उधर भागना। तीसरा पॉइंट देखिए, जागीरदार अमीर होते थे, उन्होंने आगे की भूमि कुछ हिस्से को उप जमींदार को दे दिया। समझे? हम राजा, ये सामंत, ये जागीरदार, इनसे आगे उप जमींदार, उनसे आगे किसान। बात समझिए, अगर देखा जाए तो एक चैन के रूप में बंधा हुआ सब एक दूसरे से। बात समझ में आ रहा है ना? जिस जो जमींदार को हम दिए, उस जमींदार भी क्या करता था, आगे उप जमींदार को दे देता था। उसी के अकॉर्डिंग जो था ये दिया हुआ था कुछ हिस्सा। हम जो दिए, मान लीजिए कि 1 बीघा का प्लॉट दिए इनको, सामंत को। सामंत क्या किए, उससे जो है 3 कट्ठा रख लिए 3 कट्ठिया पत्ती के तहत, और 17 कट्ठा जो है उठा के किसको दे दिए, जमींदार को, जो उप जमींदार थे। अब उप जमींदार जो है उसको क्या किया, डिवाइड कर करके किसानों में बांट दिया। वही चीजें लिखे हैं। छोटे पट्टेदार का मतलब हुआ जो छोटा लेवल का हो किसान। क्या वो, हां, पट्टेदार तो वही होगा। अगर कहा जाए तो है किसान ही है, जो बटाईदार होता है। जैसे हम किसान हुए, और जो मजदूर हुआ जो आपकी खेत को लेना चाहता है 1 साल के लिए, और उसके बदले में वो जो है आधा या तो अनाज देगा, ऐसे ही होता है ना, या फिर आपको जो है 1 साल का जो भी पैसा उस समय का वहां का जो क्षेत्र चल रहा हो, 5,000 या 6,000 या 10,000, तो वो आपको देगा। अगर 10,000 दे दिया तो इसका सीधा सा मतलब है वो जो उपज के ले आएगा वो अपने घर में रखेगा, आपको पैसा दे दिया। और नहीं तो बटेदार का मतलब होता आधा आधा, 50-50 कर लेना। आज भी शायद वही चलता है। आइए नेक्स्ट है, यह व्यवस्था जो थी वो क्या है, दोषपूर्ण साबित हुई। और फाइनली मैंने कह दिया ये बात को कि जितनी भी व्यवस्था चल रही है वो सबके सब दोषपूर्ण है, और तभी तो पतन हुआ इन लोग का। काम खत्म। और ये जो व्यवस्था चल रही है वो कौन सी है, सामंती व्यवस्था है। और सामंती व्यवस्था को अंत में दोषपूर्ण प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत? आगे चलें। नेक्स्ट है, देखिए दिख रहा पीछे वाले को? अब नहीं दिख रहा तो आगे आ जाइए, टेबल पे बैठ जाइए, फिर भाग जाइएगा पीछे। ऐसे दे दिए हैं लाइव, उसमें देखिए ना टेलीग्राम में। कोई शक नहीं, अब समझिएगा, कोई शक नहीं, राजपूत साहसी, वफादार, बहादुर, देशभक्त थे, लेकिन उनके पास राजनीतिक अंतर्दृष्टि का क्या था, अभाव दिखाई पड़ता था। हमने अच्छाई बोल के उसमें एक कमियां को डाल दिया ताकि पतन की ओर इनको आसानी से ले जाया जा सके। जिसका जन्म हुआ उसका तो मृत्यु होगा ना, बस वही बात बता दिए। और ये क्या, मैं कहां बोल रहा हूं, ये तो उन्हीं का बता रहा है। राजनीतिक अंतर्दृष्टि का जो था वो क्या था, कमी था, इसी वजह से तो ये हार गए। कोई दिक्कत यहां तक? आइए, ये हो गया पूरा का पूरा राजनीति में। नेक्स्ट चलते हैं, यहां के बाद फिर से पैराग्राफ चेंज होगा, तीसरे पॉइंट में आएंगे। जहां तक समाज की बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, जहां तक समाज की बात की जाए तो राजपूतीन युगीन समाज जो था वो क्या था, वर्णों में बटा था। पहला लाइन ही जो मेन लाइन है ना, उसी को पहले इंडिकेट कीजिए। मैंने वहां राजनीति में क्या ले जाके किया, सामंतवादी व्यवस्था है, बताया ना, एक प्रथा है। और जब हमने समाज में लेके आया आपको, तो वहां पे हमने क्या बता रहा हूं, ये वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के तहत ही ये समाज बना हुआ है, और इसमें अभी भी जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो क्या है, सर्वोपरि है। क्लियर? आइए, वर्ण में बटा हुआ, अनेक जातियां अछूत समझी जाती थी। उसमें एक जाति नहीं थी,
ऐसे तो मेन रूप से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। इनमें भी, ब्राह्मण में भी बहुत सारी जातियां होती थी, क्षत्रिय में भी बहुत सारी जातियां होती थी, वैश्य में भी बहुत सारी जातियां होती थी और शूद्र में भी बहुत जातियां होती थी। इन सब में जो है कुछ ऐसी जातियां होती थी, अनेक जातियां जो अछूत समझी जाती थी, जो समाज के अंदर आते थे तो लाठी बाजार के आते थे, बोल के आते थे, ताकि उनकी परछाई भी जो है हमारे पैरों को टच ना करे, और कभी भी ये शहर के अंदर नहीं जाते थे। ये चीज भी ध्यान रखना। जिनको गांव तथा शहर से बाहर निवास करना पड़ता था, किनको, जो अछूत जाति होते थे, उनके बारे में बताया जा रहा। गांव और शहर से क्या है, बाहर में रहना पड़ता है, लेकिन बिना महिला का तो काम ही नहीं चलने वाला। जब समाज बोल रहे हैं और हमेशा हम बोलते आए हैं कि महिलाओं को सेंटर में रखो, बिना महिला का तो काम ही नहीं चलेगा। परंतु महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल के बाद कुछ हद तक सुधार दिखाई पड़ता है। अपने सेंटेंस में कुछ हद तक बोले हैं, कंप्लीटली कभी नहीं लिखे हम, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा। और जहां पे, अब देखिए आपको एक चीज दिखाते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए, जहां जहां जरूरत है वहां वहां अंडर है। हमने रेड दिया तो वहां रेड मत मारिएगा, आप जो ब्लू से लिखिएगा उसी से खाली अंडरलाइन कर दीजिएगा, पकड़ में ऑलरेडी आ जाएगा। बस यहां आपको दिखाने के लिए किया। देखिए, जहां जहां है इंपोर्टेंट वर्ड वहां वहां क्या है, अंडरलाइन कर दिया, ताकि मजा आ जाए, एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चा जो है एकदम एसडीएम वाला नंबर लेने लायक है, आराम से वो दे सके नंबर। क्या? हाँ कर सकते, उतना मौका आपको थोड़ी अभी पहले दीजिए तो मेंस। वहां बहुत तेज चलना पड़ता, लगता है जो पेन है ना उसी से रगड़ मारे, क्योंकि टाइम जो वहां इतना तेजी से चलता उसी रफ्तार से है। हमको आता नहीं इसलिए लगता है कि टाइम तेजी से भाग रहा। चले, अब ऋग्वैदिक काल को अगर जोड़ दिए हैं तो क्या है, 4 चांद लग जाएगा आंसर में। आप बता रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल के बाद, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के बाद तो महिलाओं की स्थिति खराब होना शुरू हो गई, ऋग्वैदिक काल में ही इसकी पृष्ठभूमि हो गई थी। और वहां के बाद आपको सीधे कहां दिखाई पड़ रहा है, राजपूत काल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है, थोड़ी बहुत अच्छी और संपूर्ण अच्छी दिख रही है। बीबी क्लियर हो गया? बताइए कहां पे करे चेंज पैराग्राफ? ये 3 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ है। अब आगे सामाजिक स्थिति। चलिए, सामाजिक स्थिति में इसको इस तरीके से बांटे। आपको तो बहुत सारा पॉइंट हम दे दिए है ना फॉर्मेटिंग बना के। आप हमेशा, अभी भी बोल रहा हूं, उसी पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर रखो जिसके बारे में कम से कम 5 लाइन गिरा सकते हो। ऐसा नहीं कि जो याद आया हमने लिख दिया और जब उसका डिटेल करने की बारी आया तो ऊपर हवा में देख रहे हैं। देखिए, हमने जो पॉइंट लिखा हूं, सारा पॉइंट अपना लिख दीजिए तो हमको कहिए। पहला पॉइंट देखिए, शिक्षा का द्वार खुला था, पति चुनने का अधिकार था। ये मैं जान के लिख दिया हूं, पति चुनने का अधिकार था। इसका मतलब है कि अगर बिटिया को शिक्षा दिया जाए तो अपना हक खुद ही हासिल कर लेगी, उसको जरूरत नहीं है। बातें समझ में आ रही ना? अब देखिए, क्या यहां से नहीं लिख सकते हैं, अगर शिक्षा का द्वार खुला हो और शिक्षा अगर समाज में, आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके देश में अगर खुला हुआ हो तो वहां पे जो है सभ्यता और संस्कृति का विकास होता रहेगा। अगर शिक्षा है तो बेरोजगारी वहां की पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पे होगी। अगर शिक्षा है तो वहां सब लोगों का निवास स्थान होगा। अगर शिक्षा है तो फिर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा अगर कह सकते हैं तो जिज्ञासा हर दिन बनी हो। अगर शिक्षा हो तो ज्ञान और विज्ञान की संभावना हर पल हर वक्त जो है उस समाज में बढ़ते रहेगी। यहां इस समाज में राजपूत वंश में जो है, यहां शिक्षा का द्वार महिलाओं के लिए खुला हुआ है। अब महिलाएं जो है पूरी तरीके से शिक्षा ग्रहण करके अपने ऊपर डिपेंडेंट है। आज क्यों ये शादी नहीं करती हैं, क्यों ये शादी नहीं कर रही हैं? जरा पूछो तो शादी करोगी? जरा पूछ के देखो तो। और इसकी हिम्मत है कि शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई शादी? क्योंकि इनके पास में अभी कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है जिससे आने वाला जो फ्यूचर है उससे ये लड़ सके। यानी कि एक जॉब, इंग्लिश में बोले तो। अगर जॉब हो जाए तो फिर क्या है, सब कुछ अपने आप हो जाता, आपको करना भी नहीं पड़ता और आपकी पता चलता शादी हो गया, 23 तारीख को जाना घर। और नहीं अगर पास किए तो 2027 तक घर नहीं जाना, कोई बुलाएगा ही नहीं।
बातें समझ में आ रहा है ना? पैर पे कैसे खड़ा हो जाता है? हंस लो हंस लो। आइए, कई बेरोजगार का शादी हो जाता, वो अलग बात है, ठीक है ना? जैसे मैं पता ही है, बताएंगे नहीं, क्लियर है? आइए, स्त्रियां अपनी सम्मान की रक्षा स्वयं करती थी, जैसे जोहर पर था, सती पर था, उदाहरण के लिए पद्मिनी। और ये धीरे धीरे आपको हम सिखाना शुरू कर दिए कि आप सेंटर में उदाहरण जरूर लीजिए, क्योंकि कल जब हम रवि जी का कॉपी आपको चेक करवा रहे थे तो वहां पे सेंटर में एग्जाम्पल हर जगह वो दे रहे थे, चाहे एमपी का या लोटस का, आप देखिएगा दिया हुआ है। अगर यहां पे पद्मिनी जी का नाम लिख देंगे तो कमाल कर जाएगा, वो समझ जाएगा अच्छा सबसे पहले पद्मिनी का चर्चा किया है, बस खट से नंबर दे देगा आयु। अब यहां पे क्या, स्त्रियां सम्मान की रक्षा स्वयं करती थी, क्योंकि खुद साहसी भी थी, पॉइंट में लिख दीजिएगा, मजबूत भी थी, नीडर भी थी, अपने पैरों पे खड़ी थी, अपना सम्मान करना जानती थी, इसे समाज से किसी भी तरीके का कोई डर ना कोई भय था। स्त्रियां भी पुरुषों के साथ में कदम से कदम मिला के चल सकती है, और अगर उसे लगे कि हमारे सम्मान में कोई खतरा आ रहा है तो वो तुरंत से जौहर प्रथा कर लेती थी, थोड़ा सा भी शक लगे तो अपने आप को खुशी से आग के हवाले कर लेती थी। कई जगह यहां पे सती प्रथा का भी दिखता है, ये बताता है कि महिलाएं जो हैं इतनी मजबूत होती थी, खुशी से लाश पे सो जाती थी, जाकर खुशी से सोती थी। सोचो कितनी बड़ी पतिव्रता होती होगी। हम लोग की कैसी है, अच्छा मर गया, अच्छा हुआ, सर का दर्द गया, मैं तो कितने दिन से वेट कर रही थी, आज जाके गया, राक्षस कहीं का है। सही बात है, दोनों की बात कर रहा हूं, दिल पे ले लेकिन अपने अपने एंगल से ले, ठीक है ना? जो लड़के हैं लड़कियों को ले, और लड़कियां हैं वो लड़के को ले। लड़का खुद ही चाहता, लड़की चाहता निकले यहां से ताकि दूसरे वाला हमारा वेटिंग लाइन में चला है, इतना करीब आ गया है, जल्दी घस के तो ये, और इसीलिए इंग्लिश में आता है डिवोर्स। ऐसी थोड़ी आता है, पीछे एक वेटिंग लाइन में रहता है, इसलिए ये नहीं आ जाता, ना रहे तो ये आया ही नहीं शब्द, कोई स्ट्रेस ना लेगा इस शब्द के ऊपर। आइए, क्लियर हो गया? क्या लिख सकते हैं लाइन? लिखा जाएगा 5 लाइन, कोई दिक्कत होगा यहां लिखने में? क्यों ना आप लोग ये पॉइंट लिखे, कहीं नहीं दिखा। नेक्स्ट, हां कुछ लोग लिखे हैं विधवा विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था। विधवा विवाह लिखा, तुरंत सती प्रथा से जोड़ देंगे राजा राम मोहन राय से। जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो जोड़ते जोड़ते इसको समाप्त जो है राजा राम मोहन राय पे कर देंगे आके आधुनिक में। एक लाइन ये भी बन जाएगा, मात्र एक लाइन का आधा लाइन में, हां ब्रैकेट में डाल के, ताकि थोड़ा सा लगे कि बच्चा जो है पूरी तरीके से विधवा विवाह को समझ रहा। विधवा विवाह का सीधा सा मतलब है महिलाएं बहादुर हो रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, सती प्रथा में हो रही हैं। और सती प्रथा जब धीरे धीरे समाप्त हो गया, कई जगह पे साक्ष्य मिले हैं सती प्रथा का, जिनको नहीं सोने का मन है पति के साथ में, ना सोए ना जले, और अगर बच जाए तो फिर क्या हो, विधवा विवाह हो। और यह प्रथा नहीं था, ध्यान रखिएगा। पर्दा प्रथा वो घूंघट वाले जो होता था, वो भी यहां पे व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट से समाज वर्ण व्यवस्था पर क्या था, आधारित था। वर्ण व्यवस्था मतलब 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुड़, वैश्य, शूद्र, इन 4 में बटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो क्या थे, सर्वोपरि थे। बस यही था। क्या कोई बड़ा क्वेश्चन था जो आप नहीं समझ पाए लिखने में? कोई दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं। आगे जो है थोड़ा सा इसमें भी एक पॉइंट लिख के आपको समझा रहे हैं, जैसे वहां एक पॉइंट लिखे ना, ताकि यहां भी पॉइंट लिख दें तो आपके दिमाग में क्लियर विजन चल जाए। देखिए यहां एक पॉइंट देखिए, यहां तो बहुत सारा पॉइंट है ना, सबको तो मैं लिख नहीं सकता हूं ना। एक को अगर लिख के दिखा दूं तो उसके कॉन्सेप्ट पे आप पूरा लिख सकते हैं। यहां भी देखिए मैंने एक को लिख के दिखाया हूं, यहां पे राजनीतिक व्यवस्था को, आप इसमें किसी को भी आप लिख सकते हैं इसी एंगल से। हाँ, हाँ।
जरूरी नहीं, आपको जितना याद रहेगा उतना ही ना। हमको याद है 6 पॉइंट, आपको है 3 ही पॉइंट, तो 3 पॉइंट क्या है, कहानी नहीं लिख दीजिएगा आप। जितना जरूरी नहीं है कि आप हम 4 पॉइंट दें तो किसी में 3 ही पॉइंट दे देंगे। कहानी बस लिखने से बचना है, ताकि जो सामने कॉपी चेक कर रहा है उसको इरिटेटिंग ना हो आपकी कॉपी चेक करने में। अभी से ही हम वैसे ही बना के चलें, क्या सही है कि नहीं है? या पेज भरने के लिए हम आपको सिखा दें तो फिर ग्रेजुएशन हो जाएगा, 2nd डिवीजन। आइए, शिक्षा का द्वार खुला था, यानी कि पति चुनने का पूरा अधिकार था। दोनों एक साथ जोड़ दिए ताकि आप कभी भूले ही नहीं। महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, जो भी महिलाएं थी उन सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय के महिलाओं को नॉट। बाकी दूसरा कोई महिला नहीं शिक्षा ग्रहण कर सकती है। अरे वेद ना पढ़ सकती है, और इसको जोड़ेंगे वैदिक युग से जाके। अगर जोड़ना चाहें, अभी लिखना चाहे तो बहुत सारा चीज यहां लिख सकते हैं, आप खुद ही लिख दोगे, बस मेरी शब्द पे आप ध्यान रखना। दूसरा है, निम्न वर्ग की महिलाओं के लिए वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। हमने वेद बोला, अगर चाहता तो यहां लिख देता कि उच्च वर्ग के महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार है, तो दोनों लाइन सेम हो जाता और फिर से यहां इरिटेटिंग लगने लग जाता। एक बार हमने उच्च महिलाओं को बता दिया जिसमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, दूसरा हमने निम्न महिलाओं को बता दिया जिसमें वेद ग्रहण करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। और यह अधिकार जो है कहां से चलते आ रहा है, वैदिक काल से चलते आ रहा। थोड़ा पानी पिलाइए ना मुझे, ये रुक जाइए, अब बैठिए, थोड़ा सा रुक जी। चले, हाँ आइए, क्लियर हुआ? ये साहसी और बलवान होती थी। कौन? महिलाएं। साहसी और बलवान कब होगी? जब उनको शिक्षा मिलेगा। बिना शिक्षा का साहसी बलवान होगी, बिना शिक्षा की बदमाश होगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बदमाश होगी, साहसी कभी हो ही नहीं सकती वो। और बदमाश को साहसी मत बोल देना, असभ्य। हाँ, ध्यान रखिएगा, बाहर भी निकलना दरवाजे से। चलिए नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कहां था? नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी। उस समय जो उच्च शिक्षा दिया जाता था यहीं पे दिया जाता था। ये सब जो था गढ़ था शिक्षा का। बात समझ रहे हैं? ये सब ऐसा जगह था जहां से शिक्षा को क्या किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा ग्रहण किया जा सकता है। विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, भागलपुर में है, एक बिहार शरीफ में है, और नालंदा जो है आप तो जान ही रहे, नालंदा विश्वविद्यालय में। इस समय तक ज्ञान और विज्ञान का विकास बहुत धीमा था। शिक्षा की स्पीड तो तेज थी, लेकिन ज्ञान और विज्ञान जो था वो स्पीड जो था वो क्या था? बहुत धीमा था। थोड़ा सा इसकी भी चर्चा हमने इसमें डाल दिया हूं। इससे ज्यादा और क्या लिखिएगा बताइए? कितना पॉइंट दीजिएगा? ऐसे ऐसा 4 पॉइंट लिखना। बताइए, कहीं आप ही मुझे बताइए कि सुरजीत सर यहां कहानी लग रहा है, समझाइए मुझे कोई लाइन को।